हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर सेशन का 2022 टू 21। इसका सेक्शन बी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सेक्शन वन के जो क्वेश्चंस हैं मैं लगभग डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन था फाइनेंस इज़ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी कि फाइनेंस आपके बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो कहाँ कहाँ से अपने फंड्स रेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो फाइनेंस, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में फाइनेंस की नेसेसिटी है, जितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक काम को करने के लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी बॉडी के लिए खून ज़रूरी है, ब्लड ज़रूरी है, इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास प्रॉपर सफिशिएंट फंड्स हों। तो ये फंड्स भी आप दो तरीके से रेज कर सकते हैं। पहला है डेट, यानी कि आप लोन ले सकते हैं, चाहे आप बैंक से ले या फिर बाहर आप इनफॉर्मल यानी कि जो लेंडर्स वगैरह होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं विदाउट सिक्योरिटीज़, यानी कि आपको उनके पास सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है, बट बैंक के पास आपको सिक्योरिटी रखनी होती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं अगर उन्हें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। तो अदर इज़ इक्विटी, यानी कि आप पब्लिक से आप फंड्स रेज करते हैं। अगर पब्लिक को, अगर आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज अच्छी है या फिर कंपनी का, सपोज अगर अंबानी कोई न्यू कंपनी भी स्टार्ट करेंगे तो उनकी ब्रांड इमेज इतनी अच्छी है कि ऑटोमेटिकली लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि उनकी सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगे। तो या तो कोई इतना नेम और फेम वाला पर्सन हो जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, या फिर आपका खुद की ऑर्गेनाइजेशन का आपका ब्रांड नेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो आप कि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझें, उन्हें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल लगे। तो आप कोई भी जो भी कंपनीज़ हैं वो फंड्स दो तरीके से रेज करती हैं, या तो डेट से या इक्विटी से। अब फाइनेंस अगर आपके पास होता है तभी आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको हर एक काम में फाइनेंस की ज़रूरत है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को अवेल करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, एचआर है, आईटी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट आपका बिना पैसों के तो रन नहीं होने वाला है। तो फाइनेंस आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सपोज़ आप डेट और इक्विटी, इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप इक्विटी रेज करते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करना होगा। इन केस आप ये सोचते हैं कि मैं इक्विटी नहीं दूंगा, इक्विटी रेज मतलब कि शेयर होल्डर्स से पैसा रेज नहीं करूंगा, यानी पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं करूंगा, क्योंकि आप डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो भी आपने सपोज इस बार प्रॉफिट कमाया, अब उस प्रॉफिट के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसे अपनी कंपनी में फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए रिटेन कर लें, या फिर आप एज अ डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बांट दें। अगर आप कंपनी में, अगर उस प्रॉफिट को आप रिटेन कर लेते हैं, अपने पास ही रखते हैं, तो आप फ्यूचर में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज, ब्रांड इमेज बन जाएगी, लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कंपनी की अपनी प्रायोरिटी है कि वो किस तरीके से फंड्स रेज करना चाहती है। And the next question is, what do you mean by entrepreneurship? Discuss the entrepreneurship development program organized in India. Entrepreneurship के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा है, तो यहाँ पर मैं बस एक शॉर्ट रिकैप ही दूंगी। जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप वही प्रोसेस है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर यानी एक इंडिविजुअल पर्सन अब उस पूरे वेंचर को स्टार्ट करता है, उस वेंचर को स्टार्ट करने में पैसा इन्वेस्ट करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जितना भी काम होता है वो सभी कुछ करता है, और साइड बाय साइड वो रिस्क भी बियर करता है कि इन केस अगर उसका प्रोडक्ट नहीं चला तो उसका पैसा डूब जाएगा। तो ये वाला जो रिस्क है वो भी वही बियर करता है। तो डेफिनेटली जो रिस्क बियर करता है, अवार्ड्स भी उसे ही मिलते हैं, क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट चल जाएगा तो प्रॉफिट भी वही अर्न करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं, रिस्क बियर करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो एक इतना अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लेकर आए कि डेफिनेटली वो कस्टमर की, पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तभी उसका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा।
एंड सेकेंड इज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक चलाए हैं, उनकी ये लिस्ट है, तो इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इनका जो मेन मोटिव था, सब फर्स्ट वन इज़ IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड इज़ EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप इनको गो थ्रू कर लीजिए। बाकी इनका जो मेन एम था वो था कंपनीज़ को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको असिस्ट करना, ताकि वो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट कर सके, क्योंकि हमारी कंट्री में मेन प्रॉब्लम होती है कि फ़ंड्स रेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर इनकेस गवर्नमेंट हमें ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हमें छूट मिलती है, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मोटिवेशन होती है कि वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पहले से बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम जॉब ही मांगते रहेंगे तो ये कहीं भी, ये तो कंपनी को लेके कंपनी को क्या, हमारी कंट्री को ही लेकर डूब जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग लगाकर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आए, जिससे कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी बने और आपको और कंट्री को दोनों को बेनिफिट हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने अंदर वो स्किल्स लेकर आएँ, आप ट्रेनिंग लें, आप वो प्रॉपर एजुकेशन लें, जिससे कि आप अपना काम खोल पाएँ, अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन, अपनी खुद की कोई इनोवेशन मार्केट में लेकर आ पाएँ। तो ये ज़रूरी है। ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। अगर आपका खुद का वेंचर होगा, आप लोगों को हायर करोगे अपने यहाँ काम करने के लिए। कंट्री के लिए आप कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपका एक बिज़नेस बहुत अच्छा चल जाता है तो दूसरे बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं और वहाँ से उसको आप एज एन कैपिटल दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके रीजनल डेवलपमेंट को भी बैलेंस करता है, यानी कि जो रूरल लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज़ करता है। जितने भी आपके लोकल रिसोर्सेज हैं, लोग इम्पोर्टेड गुड से ज़्यादा अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर उन्हें एक इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो। एंड द थर्ड वन इज़ कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, GDP है, वो सब इंक्रीज़ हो जाती है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से जी पाते हैं, ज़्यादा सूटेबिलिटी होती है उन्हें काम करने में, अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में। एंड द सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि हाँ अब मैं कोई नया काम करना चाहता हूँ या मेरे माइंड में कोई इनोवेटिव आइडिया है। अगर आपका एक प्रोडक्ट चल जाता है मार्केट में, आप सर्वाइव कर जाते हो, तो आपको दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल स्लम्स एंड हेल्प्स इन सर्चिंग एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज़। डेफिनेट सी बात है कि आप जैसे जैसे आप मार्केट को समझने लग जाते हैं तो बहुत जल्दी आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, और आप ऑब्जर्वेंस आपकी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप बहुत अच्छा नया मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो ये सब जभी हो पाता है जब ये जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं उसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, आपके अंदर स्किल्स इम्पार्ट की जाती हैं, तो आप इस कैपेबल हो जाते हैं कि आप अच्छे से ऑब्जर्व करके मार्केट की जो भी डिमांड है उसको आप ऑब्जर्व करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हैं। एंड सेकेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन वर्ड एंटरप्रेन्योर एंड डिस्क्राइब द ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जो इन सभी कामों को करता है, बिजनेस चलाता है, लॉन्ग रन में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है, अपने आइडिया को एक नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के रूप में उतारना, वही एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि रिस्क भी बियर करता है, एफर्ट्स भी लगाता है। और हाँ, अगर उसका प्रोडक्ट चलता नहीं है तो वो कभी ऐसा नहीं है कि वो हार मान लेता है। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता और अपने प्रोडक्ट में दोबारा से कुछ मॉडिफिकेशंस, कोई नया फीचर लेकर आता है और फिर दोबारा से मार्केट में आता है। तो वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है जो कभी हार नहीं मानता है, रिस्क लेने से नहीं घबराता है, और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। अब कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के लिए? सबसे पहले आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, यानी कि डिज़ायर टू ड्रीम बिग एंड करेज टू इम्प्लीमेंट आइडियाज़ इनटू रियलिटी।
एंड द नेक्स्ट इज़ परजर्वरेंस, यानी कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, बहुत जल्दी हार नहीं मानता है और कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर काम करने के लिए वो घबराता नहीं है, यानी कि हमेशा काम करने के लिए रेडी रहता है। सेकंड इज़ एंड द नेक्स्ट इज़ डेडिकेशन, यानी कि उसकी जो डेडिकेशन है, उसकी एबिलिटी है, वो एकदम लेज़र बीम की तरह है। वो इतना फोकस्ड होकर के अपना काम करता है, दिन रात 24/7 फुल डेडिकेशन से काम करता है। एंड सेकेंड इज़ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, यानी कि वो जैसे हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि संडे को मैं काम नहीं करूँगा, आज फेस्टिवल है आज मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन उनके वर्क एथिक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो किसी भी दिन या किसी भी टाइम को ऐसा ऐसा मुहूर्त निकाल करके काम नहीं करते कि मैं इस दिन काम नहीं करूँ। जब उन्हें दिखता है काम है तो वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और उस काम को, वर्क को प्रॉपर, उसको अपना धर्म मान के, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं उनके, वो प्रॉपर उस तरीके से काम करते हैं। उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, किसी भी सिचुएशन से वो घबराते नहीं हैं, हर सिचुएशन में वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग को प्रूव करते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉयज़ से, सबॉर्डिनेट से, अपने वर्कर्स से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर उनकी जो लाइफ है वो एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस होता है कि वो इनिशियल स्टेज पे जब उनकी कंपनी स्टार्ट होती है तब वो कुछ डिसीजन मेकिंग किसी तरीके से सीखते हैं, एट दी एंड वो किसी तरीके से सीखते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वो लाइफ टाइम सीखते रहते हैं और कभी भी वो इन चीज़ों से पीछे नहीं हटते कि नहीं मैं ये क्यों सीखूं। उनमें एक बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक एक एटीट्यूड होता है कि वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपकी कंट्री के लिए किस तरीके से बेनिफिट, आप गवर्नमेंट तो बहुत तरीके से सपोर्ट कर रही है बट आपकी कंट्री गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दिख रहा है। तो आपकी कंट्री को एक एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से फ़ायदा देती है। तो फर्स्ट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो कंट्री है उसमें कैपिटल जो है कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, ताकि यानी कि फंड्स आ जाते हैं। आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है अगर आपकी कंट्री में लोग एम्प्लॉयमेंट देना पसंद करते हैं, ना कि लेना। तो अगर आपकी कंट्री में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आपके यहाँ कैपिटल की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली, यानी फंड्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली। और बहुत ज़रूरी है, इससे क्या कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उनका भी इन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप पब्लिक की सेविंग्स लेते हैं, यानी कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो आप सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं जिसमें कि पब्लिक इन्वेस्ट करती है, तो वो भी मोबिलाइज हो जाएगी। यानी कि आपने देखा होगा ना कि अगर हम पैसे को अपने पास रखे रखते हैं तो वो कभी नहीं बढ़ता, अगर वो मोबिलाइज होता है, इधर उधर घूमता है, प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है, कंपनीज उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करती है, तो वो पैसे से पैसा बनता है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एंड नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल जो एक एंटरप्रेन्योर यूज़ करता है उसको एक इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, वेल्थ में डेवलप कर देता है। यानी कि वो इस तरीके के गुड्स और सर्विस बनाता है जिससे कि इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है और आपकी जो नेट नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप काम मांगने नहीं जाते हैं बल्कि आप एक ऑनरेबल लाइफ जीते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए तो बहुत सारा बेनिफिट हो गया। और नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपकी रीजनल दूरियां हैं, जो एक गांव की और शहर की लाइफ के बीच में एक डिफरेंस है, उनको भी कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। यानी कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन्हें भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, कंसेशन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर भी जाकर के अपना सेटअप लगाते हैं जिससे कि उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो जाता है। और नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जितने भी आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर रिसोर्सेज की, एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो कमी है उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट वहाँ तक भी पहुँच पाता है। और कहीं ना कहीं उनका जो कंजम्पशन है, यानी कि रूरल एरिया में जिस तरीके के प्रोडक्ट लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी वेराइटी आ जाती है, कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप खुद का कमाते हैं, खुद का पैसा है आपके पास, आप किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं
हमारी कंट्री में क्या होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, तो अगर हमारी कंट्री में खुद ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम क्यों इंपोर्ट करेंगे, हम खुद का प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, जिससे कि और हाँ खुद का प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे और हमारा कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स का यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व होता है वो भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा और हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को कम मंगाएंगे और अपना प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फॉरेक्स और अच्छा हो जाएगा हमारी, यानी कि जो फॉरेन डेफिनेट सी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर्स यूरो ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। सपोज जैसे कि अगर आप स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टील के प्रोडक्शन, अगर आपने एक स्टील का प्लांट लगाया है तो इसका बैकवर्ड इफेक्ट क्या है कि जब आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आयरन की, कोल की, इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टील इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। आपकी जो मशीन्स हैं जो इस काम को करने में आपकी हेल्प करेंगी, ट्यूब मेकिंग, जितनी भी आपको इस काम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं उन सभी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका, और आप इन फ्यूचर जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा तो आप इन फ्यूचर इसे आगे सेल आउट करेंगे, तो बैकवर्डली आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और फॉरवर्ड भी आप इसमें आगे काम करेंगे, इसको प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आप आगे भी, तो यानी कि एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, यानी कि बैकवर्ड जो उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जिन जिन चीज़ों का हाथ है और आगे आप उसको जब सेल आउट करेंगे तब वो किस किस को बेनिफिट देने वाली है। तो इस तरीके से ये कंट्री को भी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे टर्म्स में कंट्री को बेनिफिट करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छी चीज़ है, बेटर देन कि आप जॉब सीकिंग करें, यानी कि जॉब मांगने जाएं, इससे बेटर है कि आप खुद का एक स्टार्टअप रेडी करें। एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जब एक औरत इस काम को करने के लिए सामने आती है, यानी कि वो खुद से इनिशिएट करती है, कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आती है, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आती है और उसमें भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, तो उसे ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आई, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी कि उनके पास इतने फंड्स, इतना पैसा नहीं होता है कि वो खुद का एक स्टार्टअप रेडी कर सके। वो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों पर इतना भरोसा नहीं किया जाता है कि हाँ वो एक स्टार्टअप रेडी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी अदर हाउस होल्ड कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कोई वो उन पर भरोसा नहीं करता है, तो उन्हें लोन भी इतना अच्छे से उनको लोन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती, जिससे कि, क्योंकि बैंक्स जो है लोन के टाइम पर कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं, अब वो सिक्योरिटी के टाइम पर कुछ भी नहीं शो कर सकती, तो उन्हें लोन भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पीछे देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडियरीज, यानी कि अगर वो कोई प्रोडक्ट बना भी लेती हैं, सपोज़ कोई अचार पापड़ का बिजनेस ही सपोज़ उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें मिडिल मैन पर डिपेंड होना पड़ता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शंस उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं बच पाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्विट कर जाती हैं। और जो ऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी जो कंपनियां इस बिज़नेस में उतर चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो औरतें हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं, तो उनके पास रॉ मटेरियल की भी स्कैरसिटी होती है, यानी कि उन्हें नॉलेज भी कम होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं होती है, तो वो रॉ मटेरियल्स ही, जब आपके पास रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं औरतों को एक प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। उसके बाद है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेटली जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जब आपके पास फंड्स ही प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आप प्रोडक्शन की इतनी हाई कॉस्ट को बियर कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मोबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रैवल इतना नहीं कर पाती हैं, चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं, तो उनको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर सपोज़ उन्होंने 2 ब्रांचेज ही खोल रखी हैं, तो वो अपना जहाँ पर उनका होम टाउन है वहाँ तो वो उसे प्रॉपरली मैनेज कर पाती हैं, बट अगर उनके होम टाउन से बाहर कहीं है तो उनके लिए ट्रैवल करना और अपने घर की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को बैलेंस करना काम के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट नहीं करते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से एक मेल कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाता है, उस तरीके से एक फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
नेक्स्ट इज़ फैमिली टाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली की तरफ, बच्चों की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनकी, तो जिसकी वजह से वो अपने काम पर प्रॉपर तरीके से पूरी डेडिकेशन से ध्यान नहीं दे पाती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, जहाँ पर सिर्फ आदमियों को ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, औरतों को नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके सामने आती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोस्पेक्टस, यानी कि अब क्या संभावनाएं हैं, आगे आगे इनके लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो आगे आगे लोगों की सोच चेंज हो रही है, लोग अब फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हो गए हैं, अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनका भी रेशियो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे छोटे छोटे बिजनेसेस में आजकल औरतें घर से स्टार्ट कर लेती हैं, तो कहीं ना वो भी एक एंटरप्रेन्योर होती हैं, क्योंकि जो इंसान खुद का काम कर रहा है, खुद का पैसा लगा रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर। ये चाहे आप एक स्मॉल सेटअप लेकर बैठे हैं या फिर आपका कोई एक बिग सेटअप है आप एक एंटरप्रेन्योर ही। तो वुमेन्स का भी आजकल हमारी जो कंट्री की जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी अब बहुत अच्छे से अर्निंग हो गई हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई है उनके पास। और वो सिर्फ एक सिलेक्टेड एरिया में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अचार पापड़, वो स्टार्टिंग थी, बट आप देखेंगे अभी शार्क टैंक, मामाज अर्थ जो है वो एक वुमेन का ही है। तो अब वो एक सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में काम नहीं कर रही हैं, वो अब जो प्रॉपर ट्रेड इंडस्ट्रीज़ हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वुमेंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आगे आगे ये बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके रेशियो में इंक्रीमेंट आ रहा है, और आजकल आप इंडिया में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, प्लीज़ अच्छे से करके आइएगा। मैंने आपको की पॉइंट्स बताने की पूरी कोशिश की है, इनको एलैबोरेट करके आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।